नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2023 में होना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा एक बैच आया है जिसका नाम है शून्य से शिखर तक बैच। इस बैच का मकसद ही है कि आपको टॉप एमसीक्यूज और पीवाईक्यू के माध्यम से जो आपका लक्ष्य है अपनी नौकरी पक्की उसको हासिल किया जाए। और जो टॉप एमसीक्यूज होंगे वो कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में लगभग चांसेज है कि वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट या सीधे सीधे पूछ लिए जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा एवं पुदुचेरी में से कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार, फर्स्ट वाला ऑप्शन। अब बताइए जो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो अंडमान निकोबार के एक बैरन द्वीप है, वहीं पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जो समय समय पे सक्रिय होते रहते हैं, यानी लावा उगलते रहते हैं, उन्हीं को सक्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है। अब बताइए विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? विश्व का जो है सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है वो है हवाई में किलुआ ज्वालामुखी। कहाँ को क्या नाम है उसका? एक जगह है हवाई, हवाई में किलुआ ज्वालामुखी। ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का आपको पता ही है, अब विश्व का पता हो गया। अगर ये पूछ दे आपके एग्जाम में कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, तो उसका नाम है विलारिका। विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बताइए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है विलारिका, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1847 मीटर। क्या नाम है उसका? विलारिका। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1847 मीटर। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, और वो कहाँ स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का निम्नलिखित में से किस देश में जो है वो सबसे पहले कागज किस देश में पाया गया, या किस देश में कह सकते हैं कि वो मतलब खोज हुई उसकी? तो ये होगा चाइना। सबसे पहले चाइना में ही कागज का खोज हुआ था। और कागज के आविष्कारक कौन है? काइलून है। कागज के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? कागज के आविष्कारक हैं काइलून। ये भी चाइना से ही हैं। सबसे पहला देश जो है जहां कागज का यूज हुआ था वो चाइना है, और चाइना ने इसे काफी सीक्रेटली कुछ काफी सालों तक इसको छिपा के रखा हुआ था। अब बताइए कागज की बात आती है तो हम अब थोड़ा डिजिटल में चलते हैं, कंप्यूटर पे चलते हैं। तो कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर का आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। बेबेज इन्होंने कब किया था? 1837 में जो है कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कब किया था? 1837 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो निम्नलिखित में से किससे बनी थी?
तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपने सैनिकों को पेमेंट करने के लिए, मानो उसकी सैलरी देने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था। और वो जो टोकन मुद्रा है वो किस धातु से बनी है वही आपको बताना है कि अमूल्य सोने से बना था, या चांदी से बना था, या कांस्य से बना था, कि सस्ती धातु से बना था। इसका ऑप्शन डी सही होगा, सस्ती धातु। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में एक पागल राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी आपको पूछ जाए कि पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, या यूं कह सकते हैं कि बुद्धिमान पागल बादशाह के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो मध्यकालीन भारत का सर्वाधिक शिक्षित विद्वान और योग्य व्यक्ति था। वो पागल नहीं था, पागल उसकी नीतियों की वजह से उसको बोला जाता है। वो जो सर्वाधिक शिक्षित था उस समय की मध्यकालीन भारत का सबसे जो सर्वाधिक शिक्षित राजाओं में से इनका नाम भी आता है, मोहम्मद बिन तुगलक का भी नाम आता है। विद्वान था, योग्य था, लेकिन उसने अपने सनक भरी निर्णयों के कारण उसको पागल बादशाह बोला जाता है। उसने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो उसको लोग पागल बोलने लगे, और इसको इतिहास का सबसे मूर्ख शासक भी बोला जाता है। इतिहास का सबसे, तो ये भी पूछ दे पागल बादशाह या मूर्ख शासक, पूछ दे आपको कि इतिहास का सबसे मूर्ख शासक किसे कहा जाता था, तो उसका नाम भी मोहम्मद बिन तुगलक है। अब बताइए जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो राजा बनने से पहले उसका क्या नाम था? राजा बनने से पहले उसका नाम था उलुग खां। क्या नाम था? उलुग खां। जो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? यह मूल नाम है उलुग खां। क्या नाम है? उलुग खां। इसने कई बार आपसे पूछा जाता है कि किस राजा ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर की थी, मतलब दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट हुआ था, दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था, तो उसका नाम भी क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक है। इसका ऑप्शन जो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी, तो उसका आंसर भी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। और ये इसीलिए इसको पागल बादशाह बोला था, क्योंकि ये दिल्ली से जब दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट कर रहा था तो उससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी और बहुत जान मान हाल की नुकसान हुआ था, बहुत क्षति हुई थी, और ऐसे कई निर्णय हैं, ये इसकी वजह से इसको पागल बोला जाता है। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि किन किन निर्णयों के कारण इसको पागल बादशाह बोला जाता है, या इतिहास का सबसे मूर्ख शासक बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार जो है अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने के अधिक संभावना है, क्योंकि यह जो है, अब आपको बताना है कि यह लोकतंत्र के शत्रु के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन आप इसका जो, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो लेकिन कॉमन सेंस यूज करके भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। सबसे अधिक संभावना है क्योंकि यह लोकतंत्र के शत्रु के रूप में काम करता है। नहीं, सूचना का अधिकार लोकतंत्र में शत्रु के रूप में कैसे कार्य कर सकता है? यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। बिल्कुल सही है। अब यह धोखाधड़ी पर जुर्माने को कम करता है, यह भी सही है। नहीं, गलत है। धोखाधड़ी पे जुर्माने को कम नहीं करता। यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने वाले कानूनों की आपूर्ति करता है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। इसी को, सूचना के अधिकार को ही इंग्लिश में आरटीआई बोलते हैं, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको बहुत सारे न्यूज में कहते हैं कि इसने आरटीआई डाला है, ये आरटीआई डाला, इस विभाग के खिलाफ आरटीआई डाला है। तो अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं तो आपको किसी भी सरकारी विभाग में कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ और उस विभाग ने कैसे उसको यूटिलाइज किया, तो वो सारा पता आप लगा सकते हैं। इस कानून को जो है वो 2005 में भ्रष्टाचार के खिलाफ लागू किया गया था, और किसी भी सरकारी विभाग से आप तथ्यों पर आधारित कोई भी जानकारी आप
इसको सूचना के अधिकार के थ्रू, आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं। अब बताइए आरटीआई जो आता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आरटीआई जो है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि जो सूचना का अधिकार है यानी राइट टू इंफॉर्मेशन है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? वो आता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया? ये क्वेश्चन किससे है? करंट पोर्शन से है, जो आपका 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। तो उसका क्या नाम था? जोफ्रा आर्चर को जो है 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया था। अब बताइए जो 2022 का भी आईपीएल खत्म हुआ है उसमें जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? उनका नाम है जॉस बटलर। हो सकता है इस बार क्वेश्चन ये पूछे कि 2022 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आईपीएल का कौन है? उनका नाम है जॉस बटलर। अब बताइए जो आईपीएल में टूर्नामेंट होता है तो जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको क्या मिलता है? पर्पल कैप मिलता है। और जो सबसे ज्यादा रन मतलब रन बनाता है आईपीएल में, आईपीएल की जो सीरीज होती है उसमें, उसको बोलता है ऑरेंज कैप मिलता है। तो इस बार पर्पल कैप किसको मिला है? 2022 का पर्पल कैप मिला है किसको मिला? ये बताइए कि पर्पल कैप किसको मिला है? और उसके बाद ऑरेंज कैप ऑरेंज कैप मिला है जॉस बटलर को ही मिला था, इन्होंने सबसे सर्वाधिक रन बनाए थे। और पर्पल कैप मिला था यजुवेंद्र चहल को। किसको मिला था? इन्होंने सबसे ज्यादा आईपीएल में 2022 में सबसे ज्यादा विकेट निकाले थे। आईपीएल जो होता है वो एक कि ना आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग, और ये जो है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के गेम में आईपीएल कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया था? तो किस राज्य में जो है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया था? तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2020 में। और किसके थ्रू? विशेष जागरूकता अभियान मिशन के थ्रू। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो गिद्धों का संरक्षण और उनके प्रजनन के लिए एक केंद्र बनाया गया है वो केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, पिंजौर में जो है गिद्ध जो है क्रिटिकली इंजर्ड कैटेगरी में आ गया है ना, तो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट होती है उसमें क्रिटिकली इंजर्ड कैटेगरी में ये इनको इसलिए संरक्षित किया जा रहा है, और उनके प्रजनन को ज्यादा से ज्यादा और उनका प्रजनन हो, उनकी संख्या बढ़े, उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक केंद्र बनाया गया है। इसका नाम जो कहाँ स्थित है? पिंजौरा में स्थित है। और आगे वाले वीडियो में या लेक्चर में ये भी कवर किया जाएगा कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कौन है, क्रिटिकली इंजर्ड में कौन है, मतलब डेंजर कैटेगरी में कौन है, ये सारा एक्सप्लेन करूंगा मैं, और सारा अच्छे से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से इंक्लूसिव वे में किया जाएगा। अभी हम पीवाईक्यू कर रहे हैं तो उसी पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू नदी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो सरयू नदी है वो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है कि छत्तीसगढ़ में, कि हिमाचल प्रदेश में, कि उत्तराखंड में है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में सरयू नदी बहती है। अब सरयू नदी को 2-3 और नामों से जाना जाता है, वो नाम बताइए उसके। घाघरा, सरजू, शारदा। कई बार आपको ये भी पूछ सकता है, घाघरा, सरजू, घाघरा, सरजू और
एक अन्य नाम भी है, ये आपको बताना है कि अभी अन्य नाम जो है हमने क्या मेंशन किया था। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब आप देखिए कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं और कितना ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। तो आपके लिए होमवर्क है कि घाघरा का जो तीसरा नाम है उसको क्या बोलते हैं, मतलब किस नाम से जाना जाता है। जब घाघरा जो है, यह कह सकते हैं सरयू नदी जो है हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहती है, जो बलिया एवं छपरा के बीच गंगा में जाके मिल जाती है। और जो ये हिमालय से बहती हुई मतलब ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है तो ऊपरी भाग में भी इसका दूसरा नाम होता है, उसको ऊपरी भाग में इसको काली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? काली नदी के नाम से भी, सरयू को ही काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। जब हिमालय से ये निकलती है यानी अपने ऊपरी हिस्से में इसको काली नदी के नाम से जाना जाता है। अब बताइए कितनों को याद है कि घाघरा, सरजू और तीसरा नाम हमने क्या बोला था? तीसरा नाम हमने बोला था शारदा नदी। चलिए मैं बता दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? श्रीलंका में आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मंदिर स्थित है। तो इसका नाम है मुनेश्वरम। श्रीलंका में मुनेश्वरम मंदिर स्थित है। जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें मुनेश्वर मंदिर न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन वहां से पुट ऑन किया गया है। तो ये करंट का भी इसको भी हम करंट के सेगमेंट में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए एसएमएस पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरू की थी। तो आपको उस बैंक का नाम बताना है। इस बैंक का नाम है यस बैंक। ये क्वेश्चन भी जो है वो आपके करंट पोर्शन से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्होंने जीता था 1976 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, मतलब ये कब से स्टार्ट हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, ये सारे जो फैक्ट्स हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में अटेंड किया था। तो आप अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को जाके एक बार देखिए उसको। उसमें सारा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, इसकी धनराशि कितनी होती है, सबसे पहले किसको दिया गया, ये सारा हमने इंक्लूसिव वे में कवर किया है प्रीवियस वीडियो में। आप जाके वहां से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट शासक फिर ब्लैंक है एक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। आपको बताना है कि कौन ऐसा जाट शासक है जिसके नेतृत्व में जो बल्लभगढ़ है वो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। तो उनका नाम है सूरजमल। कौन सा नाम है? सूरजमल। अब बताइए सूरजमल कौन थे? सूरजमल जो है राजस्थान के भरतपुर के हिंदू जाट शासक थे। इनके समकालीन जो एक इतिहासकार हैं जो इन्हें जाटों का प्लेटो भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? जाटों का प्लेटो। इनके समकालीन जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये जाटों का प्लेटो के नाम की इनको उपाधि दी थी। और प्लेटो आपको पता है कि प्लेटो किस लिए फेमस थे? वो अपने फिलोसफी के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। तो इनके पास अच्छा ज्ञान था, इसी की वजह से इनको जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए जब अंग्रेजों ने पंजाब का विलय किया था तो उसमें ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी। अब बताइए लॉर्ड डलहौजी जो है अपने समय का जो है, यह कह सकते हैं अभी भी जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लॉर्ड डलहौजी का नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। इस अपनी नीतियों की वजह से ये काफी फेमस था। तो बताइए इसकी जो एक नीति है बहुत मतलब फेमस है, उसका क्या नाम है?
हड़प नीति, हड़प नीति के लिए ये और बताइए कि हड़प नीति के तहत इसने किस 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 राज्यों को अपने अंग्रेजी राज्य में या ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। उसका नाम है सतारा, छोटा उदयपुर, नागपुर और भी काफी हैं जिनको इसने हड़प नीति के तहत ब्रिटिश भारत में मिलाया था। अब इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? इसका कार्यकाल था 1848 से 1856 तक। तो कभी कभी आपका इसका कार्यकाल भी पूछ लेता है कि जो ये भारत में इसका कार्यकाल था, जब ये गवर्नर जनरल था, तो किस समय से किस समय तक था। ये 48 होगा। अठारह से 1856 तक। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैला नृत्य शैली जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो सैला नृत्य शैली जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अब बताइए झारखंड की नृत्य शैली, उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की। झारखंड की नृत्य शैली का नाम बताइए। झारखंड जो है वो, झारखंड की जो नृत्य है वो मौसमी होते हैं, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग उनके डांस बदलते रहते हैं, लेकिन उनके जो है नृत्य में फगुआ नाच, मंडा नाच और अगतिया नाच जो है वो काफी फेमस है। कौन सा नाम है? फगुआ, मंडा और अगतिया। ये तीन जो है प्रमुख रूप से झारखंड के मतलब नृत्य शैली में गिने जाते हैं। और भी हैं लेकिन मुख्य रूप से ये तीन हैं। अब बताइए जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड का नृत्य शैली कौन सा है? इसको बोलते हैं छलिया या छोलिया। छलिया या छोलिया। और जो हमने प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस लेक्चर कह सकते हैं उसमें हमने इसको कंप्लीट किया है और ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनाया गया था। जो हमने कल जो वीडियो किया है या कल लेक्चर जो कंप्लीट किया है उसमें ये हमने क्वेश्चन के रूप में इसको देखा था। अब बताइए उत्तर प्रदेश का जो है वो लोक नृत्य क्या है, नृत्य शैली क्या है? तो उसका नाम है रामलीला, नौटंकी, रासलीला और नकाल। उत्तर प्रदेश के लिए नौटंकी जो है वो प्रमुख रूप से जाना जाता है, रामलीला रासलीला का भी नाम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? जो 29वां व्यास सम्मान है वो किसको मिला था? तो ये नादिरा शर्मा को मिला था। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। अब बताइए इस वर्ष जो है वो 31वां व्यास सम्मान संपन्न हुआ है। कौन सा? 31वां व्यास सम्मान संपन्न हुआ है। अब बताना है आपको कि जो 31वां व्यास सम्मान संपन्न हुआ है वो किसको मिला है। उनका नाम है अजगर वसाहत। और किस किस लिए मिला है इनको? इनका एक नाटक है महाबली के लिए इनको मिला है। अजगर वसाहत को जो है वो व्यास सम्मान मिला है। किसके लिए? महाबली जो है इनका एक नाटक है महाबली। तो लिख लीजिए आप, महाबली नाटक के लिए अजगर वसाहत को ये 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। तो अब आपको जो करंट से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि 31वां जो है वो व्यास सम्मान किसे दिया गया था और वो किस लिए दिया गया था। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनीलियर ग्रंथ से स्रावित होता है। मतलब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पिनीलियल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो उसका क्या नाम है? मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन। ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में
किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था। अब ये भी करंट किससे रिलेटेड है, करंट से है। ये हमने ये भी कंप्लीट किया है कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, मतलब आरबीआई का वो मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है, ये सारा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सारा कवर किया है। तो ये आरबीआई के बारे में फुल डिटेल्स आपको जाननी है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के थ्रू हुई थी, ये हमने सारा इंक्लूसिव वे में कवर किया है। तो उसको अगर आप इसको पढ़ना है, भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई को पढ़ना है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, उसमें सारे इंक्लूसिव वे में कवर किए गए हैं। अब आपको बताना है कि किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था आरबीआई ने। ये है ऑप्शन डी सही होगा, लक्ष्मी विकास बैंक। ये लक्ष्मी विकास बैंक जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसीलिए ये आरबीआई ने डिसाइड किया कि इनके फंक्शनिंग को अब रोक दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गौरी सिंह या गौरिका सिंह इनका नाम है, गौरी सिंह नहीं है, इनका नाम है गौरिका सिंह। वो निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखती हैं, ये पूरा एक ही में होगा, गौरिका सिंह इनका नाम है। ये किस देश से थी, तो ये थी नेपाल से। और कितनी वर्ष की उम्र थी इनकी, 13 वर्ष की उम्र थी जब इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में भाग ली थी। इनका उम्र था 13 वर्ष। चलिए और बताइए कि जो पहली बार जो है महिलाओं ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था तो वो किस सन में किया था। पहली बार महिलाओं ने 1900 ईस्वी में ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। ये भी याद रखना है आपको, कई बार ये भी पूछ सकता है। इस बार ये मान लीजिए ये पूछ दिया कि पैरा ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब पार्टिसिपेट किया था। चलिए अब एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि जो पहली भारतीय महिला पदक विजेता का क्या नाम है। तो आपको बताना है कि पहली भारतीय महिला पदक विजेता क्या नाम था, कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम था, कर्णम मल्लेश्वरी। ये कौन है, फर्स्ट पहली भारतीय महिला पदक विजेता। इनको कौन सा पदक मिला था बताइए, गोल्ड मिला था, सिल्वर मिला था या कांस्य मिला था। इनको मिला था कांस्य पदक। इन्होंने भारत की तरफ से पहली महिला पदक जीतने वाली, इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है। मतलब आपको बताना कि पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसका अजैविक घटक कौन सा नहीं है। अब आप ये बताइए कि पहले अजैविक घटक होता क्या है। तो आप जब आपको अजैविक घटक पता होगा तो इसका आंसर आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो अजैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र में जो निर्जीव पदार्थ होते हैं ना उसी को अजैविक घटक बोला जाता है। जैसे अक्षांश, जैसे हो गया खनिज पदार्थ, पवन, तापमान। ये एग्जाम्पल में हमने बोल दिया था, आपको आंसर आपको पता ही हो गया होगा कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा जीवित जीव। जब निर्जीव की बात हो रही है तो जीवित जीव उसमें आएगा ही नहीं। तो इसका ऑप्शन पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक। अगर आपको अजैविक घटक का परिभाषा याद रहता तो आपको बिना सोचे समझे आराम से टिक करके अपना जो है क्वेश्चन सही कर सकते थे। अब फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं कि अजैविक घटक होते क्या हैं। अजैविक घटक वो होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में निर्जीव पदार्थ ही अजैविक घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉमनवेल्थ गेम 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? जो कॉमनवेल्थ गेम 2018 में संपन्न हुआ था उसमें भारत का स्थान क्या था? ये क्वेश्चन भी करंट चाहिए और स्थान था भारत का तीसरा। अब बताइए जो कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई थी? कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई थी मतलब यह कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत का जो पार्टिसिपेशन था वो किस वर्ष हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम में किस वर्ष भारत ने पार्टिसिपेट किया था? तो 1934 में भारतीय एथलीटों ने कब किया था? 1934 में भारतीय एथलीटों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मान लीजिए कॉमनवेल्थ गेम से जब क्वेश्चन पुट ऑन कर ही रहा है तो ये भी पूछ सकता है ना कि उन भारतीय एथलीटों ने कॉमनवेल्थ गेम में कब पार्टिसिपेट किया था? तो ये किया था 1934 में। अब जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम संपन्न हुआ है वो कहाँ हुआ है, किस देश में हुआ है? तो वो हुआ है इंग्लैंड में। हम मान लीजिए पूछ दे कि जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम संपन्न हुआ है वो किस देश में हुआ है? 2022 का हुआ है इंग्लैंड में। और बताइए कि भारत ने इस वर्ष कितने मेडल जीते हैं और सबसे टॉप पे कौन सा देश है और सबसे बॉटम पे कौन सा देश है? और इसकी थीम क्या थी? 3-4 हम फैक्ट्स कवर कर रहे हैं। तो इसकी थीम थी शेयर द ड्रीम्स, मतलब अपने सपनों को बांटें। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की थीम थी शेयर द ड्रीम्स। कहाँ संपन्न हुआ था? इंग्लैंड में। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? 72 देशों ने। और सबसे ज्यादा पदक जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। और भारत का स्थान कौन सा? चौथा था। कितने पदक भारत ने जीते थे? 61 पदक जीते थे। ठीक है। और चलिए हमने 3-4 फैक्ट बताया। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ये इंग्लैंड में हुआ था। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? 72 देशों ने किया था। अब बताइए भारत का स्थान कौन था? चौथा। कितने पदक भारत ने जीते थे? 61। तो अब भारत का भी लिख लीजिए। भारत का स्थान था चौथा। पदक कितने जीते थे? 61। इसमें स्वर्ण, कांस्य, रजत तीनों हैं। और सबसे मतलब बॉटम लाइन पे था उसका आपको नाम बताना है कि सबसे बॉटम लाइन पे मतलब सबसे कम पदक जीतने वाला देश कौन सा है। ये यही आपका होमवर्क है। आपको बताना है कि कॉमनवेल्थ 2022 जो संपन्न हुआ था उसमें सबसे नीचे से किसका नंबर है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली, ओलंपिक कह रहा हूं मैं, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली, ओलंपिक वाला क्वेश्चन पढ़ा है ना वही दिमाग में चल रहा है चला वो गया। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों का उदाहरण बताइए। कि मतलब जो वैकल्पिक पंक्तियों में फसलें उगाई जाती हैं वो इनमें से किस फसल के एग्जाम्पल के रूप में ली जा सकती हैं? तो वो है अंतरा फसल। ऑप्शन सी सही होगा। अंतरा फसल के एग्जाम्पल के रूप में इसे लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो स्प्रिंट है। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 23 है सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से किसको केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे शासित केंद्र प्रदेश घोषित किया गया था? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चंडीगढ़। अब बताइए आप सार्वजनिक मामलों के सूचकांक यानी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 2022 में सबसे टॉप पे कौन था? किस राज्य को सबसे अच्छा राज्य घोषित किया गया है? तो वो है हरियाणा। उसके बाद है तमिलनाडु, फिर है केरल। तो 2022 में संपन्न हुआ है उसमें पहले नंबर पे कौन था? हरियाणा। उसके बाद था तमिलनाडु
उसके बाद था केरल। और छोटे राज्यों में सबसे टॉप पे था सिक्किम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छोटे राज्यों में सबसे टॉप पे था, वो था सिक्किम। इस वर्ष का जो मापन था, मतलब पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है, उसका मापन क्या था? उसका मापन था श्रम उत्पादकता, वेतनभोगी श्रमिकों के जीवन स्तर पे आश्वासन। मतलब वेतनभोगी जो श्रमिक हैं, उनके जीवन स्तर को आप सुधारने में आश्वासन दीजिए। विकास पर सार्वजनिक व्यय, यानी आप विकास पे, मतलब पब्लिक के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं। सार्वजनिक सुरक्षा का नेट कवरेज क्या है, मतलब रोजगार के आप अवसर कितने प्रदान कर रहे हैं, यही सब मापन था। और हरियाणा को जो मतलब सबसे टॉप पे बताया गया है, वो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में जो है हरियाणा जो है वो टॉप पे आया है। किसमें ये आया है? पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में। और छोटे राज्यों में आया है सिक्किम। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? तो वो था भारत। लेकिन अभी जो है 2022 का जो डाटा है, वो भारत को ला के खड़ा किया है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे कौन है? चाइना है। तो हम अभी कपास उत्पादक में लीड कर रहे हैं। और बताइए कपास जो है, कपास दिवस कब मनाया जाता है? अब बताना है आपको कि कपास दिवस कब मनाया जाता है, और जो कपास दिवस जो मनाया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है कपास क्षेत्र को बढ़ावा देना एवं रोजगार के अवसर को प्रदान करना। यानी कपास क्षेत्र के जो कपास क्षेत्र है उसको अधिक से अधिक बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य होता है, और इससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो, यही इसका उद्देश्य होता है। अब कपास में सबसे बड़ा उत्पादक 2022 के कौन है? वो है भारत। सेकंड नंबर पे है चाइना। और सबसे लास्ट में कौन सा देश है? उसका नाम है इंडोनेशिया। तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे लास्ट में क्या नाम, कौन सा देश है? उसका नाम है इंडोनेशिया। तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलकर समिति 2015 किससे संबंधित है? जो केलकर समिति 2015 फॉर्म हुई थी, वो किस फैक्ट से संबंधित है? वो है अवसरणात्मक विकास के पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल क्या होता है? बताइए पीपीपी मॉडल क्या होता है? ये होता है पब्लिक, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है? मतलब जो है सरकार और प्राइवेट, कुछ प्राइवेट कंपनियां, एक से दो या तीन, मिल करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने में योगदान देती हैं, उसी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोला जाता है। और ये जो केलकर समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, वो अवसरणात्मक विकास के लिए पीपीपी मॉडल तैयार करने के लिए ही बनाई गई थी। तो केलकर समिति के अध्यक्ष कौन है? केलकर समिति की पूछ दिया जाए तो उसके अध्यक्ष हैं विजय केलकर। अब विजय केलकर के नाम पे ही इस समिति का नाम क्या पड़ा? केलकर समिति। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम यहीं पे हमारे 25 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। हम आगे भी टॉप एमसीक्यूज और पीवाईक्यू के माध्यम से आपके एग्जाम में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, अपना बेस्ट से बेस्ट देने के लिए तैयार हैं। तो हमारे जीएस टाउन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस पे। आप जाके अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं तो उस पर लाइक भी कीजिए। इससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन और बूस्ट होता है, और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जीएस टाउन ऑफिशियल, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है जीएस टाउन
ऑफिशियल। ये जितने भी वीडियोस कराए जाते हैं इस पे आपको इसकी सारी पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो आप वीडियो देखते भी जाइए और पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। तो इससे क्या होगा कि आपने 2-3 बार वीडियो कंप्लीट किया देख करके और एक बार आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में फीड हो जाएंगे और एग्जाम के समय आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो आप जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है उसमें 70+ क्वेश्चन जो है वो करके ही आएंगे। तो चलिए, जय हिंद, खत्म करते हैं इसी पे। जय हिंद।